Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning. Is my voice clear? Hello, is my voice clear? Okay. We'll just wait for 1 minute more, maybe. A few more will join. Mukesh sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये शुरू कर लें क्या? अभी 8 पार्टिसिपेंट नहीं सर, अभी नो आएंगे। सर, स्टार्ट कर, हाँ कर लीजिए, स्टार्ट तो कर लीजिए क्योंकि अच्छा, टाइम लिमिटेड है और हाँ ठीक है। में बीच बीच में आते रहेंगे बच्चे, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शुरू करता हूँ। तो ये वाला चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है ना, एसी वाला तो? नहीं, एसी वाला जो है जो पीसीएम का बैच है उनका हो चुका है सर। अच्छा, उनका हो चुका जो है। हाँ, पीसीबी वाले का नहीं हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, फिर तो मतलब ये डिटेल में अभी करना ही है ना? हाँ, आप इसको जो है ना शुरू से कर दीजिए। हाँ हाँ मतलब एसी का और एसी फिनिश हो जाए तो ईएमडब्ल्यू का, और मैं फिर अब इनको अपने क्लास में रिवीजन शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये 2 चैप्टर्स मैं करा देता हूँ। और इसमें हाँ रजिस्टर आप, वाला मैं करा चुका हूँ, तो आज इंडक्टर से आगे बढ़ते अच्छा, हैं। ठीक है, रजिस्टर करा हाँ जी, हाँ चुका जी। हूँ और फेजर जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फेजर जो है वैसे जब हम एलसीआर करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ नहीं, इसमें जो 2 टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन द पीक वैल्यू एंड द मीन वैल्यू हो गया, और हाँ वो रिलेशन हो बिटवीन गया। द एवरेज। हाँ वो हो हाँ गया, सब एवरेज ठीक पावर है। और वो हो गया। हाँ हाँ, ठीक तो है। ठीक है। हाँ आपने रेशंस करार ही दिया है, अब इंडक्टेंस हाँ और कैपेसिटेंस होगा। हाँ, और फिर ठीक है एलसीआर। सर। ठीक है, तो ये शुरू करा। ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। हम्म, हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम रजिस्टर में देख चुके हैं, सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। मैं जो है एक बहुत क्विक रिकैप दूंगा, लेस देन 2 मिनट्स। ओके, तो हमने क्या देखा था कि एसी वोल्टेज और एसी करंट क्या होते हैं, वो जो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। हम उसमें केवल वो स्टडी करेंगे जिसमें कि उसकी वेव फॉर्म जो है साइनोसॉइडल है, यानी वो साइनोसॉइडल रूप से वेरी करता है, करंट भी और वोल्टेज भी। तो हमने सबसे पहला अपना सबसे सिंपल सर्किट बनाया, जिसमें कि एक रेजिस्टर लगाया और एक एसी वोल्टेज सोर्स लगाई, जिसकी पीक वोल्टेज थी Vm। और फिर हमने उस सर्किट को एनालाइज किया
और उसका जो हमें रिजल्ट मिला वो बहुत ही सिमिलर था डीसी सर्किट जैसा, जिसमें कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो V इज इक्वल टू आई आर ही रहता है। और जो है अगर हम उनके वेव फॉर्म्स को प्लॉट करते हैं तो वो एकदम सिंक में होते हैं। केवल फर्क ये होता है कि उनके एम्पलीट्यूड अलग होते हैं, क्योंकि जो I की मैक्सिमम वैल्यू है वो V की मैक्सिमम वैल्यू बाय R होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल होता है। और फिर हमने कहा लेकिन इसमें पावर क्या डिसिपेट होती है, तो हमने उसके ऊपर, अब यहाँ पे वो कैलकुलेशंस नहीं दिखाई देंगी क्योंकि वो हमने रियल टाइम में की थी। तो हमने जो कैलकुलेशंस की उससे हमने पाया कि इसमें जो पावर है वो आधी हो जाती है। ठीक है, कंपेयर टू इफ वी रिप्लेस द पीक वोल्टेज विद डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो एक्चुअलिटी में क्या होता है, हमको कौन सी वोल्टेज और करंट यूज करना है, हमको यूज करना है आरएमएस। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट आया था, ये सब मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि वी आरएमएस इज इक्वल टू वी मैक्स बाय रूट। ठीक है, और जो हम नॉर्मली वोल्टेज बोलते हैं कि अगर हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है करंट, या ये सर्किट जो है ये 5 एम्पियर करंट यूज करता है, तो उस समय हम हमेशा आरएमएस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको साइन वाले फॉर्म में लिखना है तो हमको वी मैक्स पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने एक न्यूमेरिकल किया था, हमने एक इंट्रोडक्शन टू फेजर्स किया था कि किस तरीके से हम इस तरह की क्वांटिटीज को जो साइनोसॉइडल है विद अ कांस्टेंट ओमेगा, चाहे वोल्टेज और करंट दोनों खुद में स्केलर क्वांटिटीज हैं, हम उसको एक वेक्टर की तरह कैसे डिनोट करते हैं। ये केवल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें इनको समझने में, इनको कैलकुलेट करने में आसानी देता है। इससे अधिक ये कुछ नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है कि वहां पे वेक्टर्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम द AC वोल्टेज इन एन इंडक्टर बेस्ड सर्किट। ठीक है, तो इंडक्टर क्या होता है, एसेंशियली इंडक्टर इज अ कॉइल। ठीक है, और क्योंकि वो अकेला कॉइल है तो उसमें जो है सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक है, और वो सब हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इंडक्टर L है। ठीक है, और जिसकी इंडक्टेंस जो है इज गिवन बाय L। तो अब इस सर्किट में हम किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस L है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, V माइनस L डी आई बाई डी। ओके, ये हमें आ गया इसके सेल्फ इंडक्टेंस से इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, V और I के बीच में। तो सबसे पहले तो हम V को उसकी यूजुअल फॉर्म में लिख लेते हैं, sin ओमेगा t, ओके, इज इक्वल टू L डी आई बाई डी। ओके, तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह की चीज को, तो ये हम मैथमेटिक्स में बाद में पढ़ते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम इसको सॉल्व करेंगे इसको इंटीग्रेट करके। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेशन अभी नहीं किया है, या जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उनको ये फॉलो अलोंग करना पड़ेगा। इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाते हैं तो हमारा बन जाता है, और ये भी कांस्टेंट है तो हम इसको इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, और साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू एल, सॉरी, इज इक्वल टू डी एफ आई। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, जिनको इंटीग्रेशन नहीं पता है उनको बस फॉलो अलोंग करना है। ठीक है, तो इस चीज का जो हमें रिजल्ट आता है, यहाँ पे तो डायरेक्टली आई आ गया, और इसका आएगा हमें 1 बाय
ओमेगा, तो वो ओमेगा यहाँ आ गया, कॉस ओमेगा टी, और क्या आएगा इसके साथ, एक साइन अगर यहाँ पे, क्योंकि कॉस ओमेगा कॉस थीटा का डिफरेंशियल जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, वी गॉट इंटीग्रेट कर लिया, वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर आई। अब आप यहाँ देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये कॉस की फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर हम कॉस की फॉर्म में इसको रखते हैं तो फिर हम v से डायरेक्ट रिलेशन देखने में कठिनाई होती है, क्योंकि v हमारा था साइन की फॉर्म में। तो अब हम इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड वी विल गेट साइन माइनस कॉस ओमेगा टी विल बिकम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, okay, minus cos omega t will become sin omega t minus pi by 2 Vm by omega L. This is the expression for I that we get. Okay, now what can we read from this? The magnitude is Vm by omega L. So we can see that omega L is the one which is reducing the effect of the current. So this is behaving like resistance, but it is not really resistance. Okay, so क्योंकि ये इंडक्टर की वजह से है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, ये नाम आपको याद रखना है। ओके, सो द thing that tries to reduce the amount of current in a L circuit, in an inductor circuit, is inductive reactance, and its value is, okay, इसको हम inductive reactance को लिखते हैं x सबस्क्रिप्ट L, और इसकी वैल्यू है ओमेगा L, यहां से हमने देखी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक तो अंडरस्टैंडिंग ये आ गई कि रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या है, ओमेगा एल, या फिर रिप्रेजेंटेड एज एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई कि जबकि करंट भी साइन फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जो उसका एंगल है वो पाई बाय 2 पीछे है। ओके, पीछे क्यों है, क्योंकि साइन माइनस है। ओके, तो हमारा रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट जो है ये हमारे लिए याद रखने वाला रिजल्ट है, जो कि ये है, I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. Okay, where Im is equal to Vm by omega L. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट ये याद रखना है। ओके, और थियोरिटिकली आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये वाला जो चीज है जिसको हम एक्सेल से लिखते हैं, और जो एंगल है वो पाई बाय 2 लैग कर रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि जो करंट है वो पाई बाय 2 लैग करता है। इसको फेजर में देखते हैं कैसा दिखेगा। तो हमने ये फेजर बना दिया V का। लैग का मतलब ये हमने डिस्कस किया था कि हम कन्वेंशनली क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो हमें माइनस पाई बाय 2 इसमें जोड़ना है। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया और वहां पे I बना लिया, ठीक है। और I की लेंथ क्या है, I की लेंथ है Vm बाय ओमेगा L, ठीक है। तो ये हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम इसको वेव फॉर्म में देखेंगे तो ये अगर V का वेव फॉर्म था तो I का वेव फॉर्म इससे पाई बाय 2 आगे शुरू होगा, ऐसे।
ओके, ये सेम वेव फॉर्म है, बस आगे शुरू हुआ है π/2. ओके, just a second, there is a fluctuation at my end, so एक second. हाँ, अब हम जो है let's see the power dissipated in this circuit. ओके, तो पावर डिसिपेटेड कैसे निकालते हैं बताइए, कोई बताएगा पावर डिसिपेटेड क्या होता है? अनुभा आप बताइए, पावर डिसिपेटेड किसी भी सर्किट में क्या होगा एट अ गिवन पॉइंट? अनुभा आप बताएंगे पावर डिसिपेटेड क्या होता है? V इंटू आई, राइट? तो V इंटू आई होता है पावर डिसिपेटेड, तो हम लिख लेते हैं कि वो क्या है, और यहाँ पे आ गया IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई. ओके, ये तो हैं कांस्टेंट्स, तो VM IM साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई. ओके, और ये जो था हम पहले भी ये कर चुके हैं, अभी पहले ही किया हमने कि ये माइनस कॉज ओमेगा टी है, तो इसको हम माइनस कॉज ओमेगा टी लिख लेते हैं. ओके, तो अब हमें क्या आ गया, ये हमें पता है क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 का. ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ गया माइनस VMIM बाई 2 साइन 2 ओमेगा, राइट? अब ये तो हुई इंस्टेंटेनियस पावर. अगर हमें एवरेज पावर निकालनी है तो हमें एवरेज पावर निकालनी है, तो वो कैसे आएगी, इसकी एवरेज वैल्यू, और जो साइन वेव होती है, ठीक है, तो वो एक साइकिल में ऐसे होती है, और यहाँ पे हो जाएंगी इसकी 2 साइकिल्स एक साइकिल के अंदर. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जितना ये पॉजिटिव जाता है उतना ही नेगेटिव जाता है, यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल्स इज 0. सो द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, यानी कि जो पावर डिसिपेशन है प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, उसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो जबकि करंट भी बह रहा है और वोल्टेज भी अप्लाइड है, जो पावर डिसिपेट हो रही है वो 0 है अंडर आइडियल कंडीशन. ये एकदम आइडियल कंडीशंस में है, लेकिन हमें यही यूज करना है अपने थियरी में. ठीक है, ओके, समझ आ रहा है आपको? कोई मुझे चलिए बेसिक क्वेश्चंस का जवाब दीजिए. दीपांशी आप बताइए. दीपांशी, रेजिस्टिव सर्किट में पावर 0 होती है या नहीं? रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेटेड इज 0 और नॉट? दीपांशी, कौन बताएगा? कोई भी नहीं बता सकता कि रेजिस्टिव पावर में पावर डिसिपेटेड 0 होती है या नहीं. ऋषु आप बताइए. ऋषु, क्या हुआ, सब छोड़ के चले गए हैं? नो सर. हाँ, नहीं होगी सर 0 नहीं होगी. अच्छा, और इंडक्टिव में?
जीरो होगी। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते सर हैं। इंडक्टिव इंडक्टिव में जीरो होगी। ठीक है, थोड़ा जवाब आप फटाफट दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हमारा समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको एक बार थियोरिटिकली भी समझ लेते हैं कि ये पावर आखिर जीरो क्यों होती है और इस समय हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम अपनी पूरी एक साइकिल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं वेव फॉर्म। ठीक है, तो पहला हिस्सा वो है, यहाँ देखिए कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है नीचे, ओके, ये करंट है, ये वाली लाइन यहाँ पे ये करंट है। ओके, तो ये बढ़ रहा है शुरू में। अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंजेस लॉ की वजह से वो ऐसा ईएमएफ जनरेट करेगा जो कि वोल्टेज को और करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो सब जो उसके आगे अक्रॉस वोल्टेज है वो बैलेंस होती जाएगी इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से और वो कम होती जाएगी, वो ऐसे गिर रही है। लेकिन फर्स्ट साइकिल में अगर हम टोटल देखते हैं तो करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, पावर इतने समय में पॉजिटिव। अब अगर हम आगे बढ़े और सेकंड पार्ट को देखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि करंट गिर के जीरो पे आ चुका था पहले ही साइकिल में, सॉरी वोल्टेज गिर के जीरो पे आ चुकी थी और करंट अपने पीक पे था क्योंकि उसको लीस्ट रेजिस्टेंस या लीस्ट रिएक्टेंस मिल रहा था उस समय। अब वो क्योंकि करंट हाई है, वोल्टेज जो है उसके अगेंस्ट इस समय जीरो है, तो जैसे जैसे ये करंट, जैसे जैसे ये वोल्टेज और कम होगी ये करंट भी कम होता चला जाएगा। लेकिन इस साइकिल में अगर हम देखते हैं तो करंट पॉजिटिव ही रहता है चाहे गिर रहा है, और जो वोल्टेज है ये क्या हो रही है, वोल्टेज नेगेटिव ही रह रही है। तो करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, और इनका जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव, तो हमारे पास जो यहाँ पर पावर इतने समय में हुई नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, पॉजिटिव पावर का मतलब था जो सोर्स थी जिससे हम करंट फीड कर रहे थे वो पावर दे रही थी सर्किट, इस समय वो पावर लौट के उसमें आ रही है। तो इस समय कौन उस सर्किट को ड्राइव कर रहा है, एक्चुअली जो इंडक्टर है जो उसमें स्टोर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो इस समय सर्किट को ड्राइव कर रही है और वापस एनर्जी को सोर्स को फीड कर रही है। ठीक है, और आइडियल कंडीशंस में हम ये मान रहे हैं कि कोई भी लॉसेस नहीं है तो वो उतनी ही एनर्जी वापस फीड कर रही है। इसको हम नेगेटिव पावर बोलते हैं क्योंकि पावर सोर्स को पावर वापस आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को, जितनी उसने पावर ली उतनी ही पावर उसने वापस कर दी। तो एट द एंड ऑफ दिस हाफ साइकिल द पावर यूज्ड इज जीरो। ओके, सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, द लॉजिक कंटिन्यूज टू बी द सेम जस्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो जीरो से बढ़कर नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन बढ़ रहा है। उसी तरीके से जो वोल्टेज है नेगेटिव डायरेक्शन में थी वो घट रही है, लेकिन दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव पावर मिल गई। और इसी तरीके से उसकी अगली साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट हमें नेगेटिव पावर मिल गई। तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है डायग्राम के, वो एक्सप्लेनेशन इज सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये पाते हैं कि जितनी पावर इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है उतनी ही वो दूसरी हाफ साइकिल्स में लौटा देता है। ठीक है, इसलिए टोटल पावर जीरो है। ये इसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है फिनोमेना। ओके,
तो अब एक क्विक समरी ऑफ इंडक्टिव सर्किट्स कर लेते हैं एंड वी विल देन मूव फ्रॉम दिस टॉपिक। जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है वो गवर्न्ड बाय ओम्स लॉ था, ठीक है, जबकि इंडक्टिव सर्किट जो है वो फैराडेज के सेल्फ इंडक्शन रूल से गवर्न, ठीक है। रेजिस्टिव सर्किट जो था उसमें करंट अपोज होती थी रेजिस्टेंस से, और इसमें करंट अपोज होती है सेल्फ इंडक्टेंस से या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस से। रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, आर कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सेम ही रहता है, लेकिन जो एक्सएल है वो इक्वल होता है ओमेगा एल के, यानी कि एल इज अ कांस्टेंट बट ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बढ़ाते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी के करंट को ज्यादा अपोज करेगा और कम फ्रीक्वेंसी के करंट को कम अपोज करेगा। ओके, वोल्टेज और करंट रेजिस्टिव में एक फेज में होते हैं, जबकि इंडक्टिव में करंट वोल्टेज को लैग करता है बाय पाई बाय 2। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, हम ये भी करके फिर एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इसके, ठीक है। तो अब इस सर्किट में हम कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे, इन अ वेरी सिमिलर वे, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे कि V का क्या रिलेशन है। V नो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय कैपेसिटेंस। ओके, Q इज द charge stored on the capacitor. Okay, and but we are not really interested in Q here. We are interested in I, and we know that I is the rate of change of current. So I is equal to dq by dt, right? So we will try to get I from this. How will we do that? Let's first write that. We can take the C here. Okay, now let's differentiate both sides. So what will we get? On this side we will get dq by dt, which we know is current. Okay, and what will we get here? Okay, we will we will get C omega Vm cos omega. Okay, now we have got I is equal to omega C Vm sin omega, oh sorry, sin omega okay, because cos omega t is equal to sin omega t plus pi by 2. Okay, now we will get it into the form where I is equal to V by something, right? Because that is the one which is opposing I. So what will we do here? We will put it like Vm 1 upon omega c. Okay, we have written the same thing in this format because we like it in this format, as it gives us the clear understanding in the same way as any other circuit, sin omega t plus pi by 2. So अब हमें क्या पता चल गया कि I max जो मैक्सिमम वैल्यू है I की वो है Vm by 1 by omega c, and 1 by omega c is acting like reactance. So is acting like resistance, which is reducing the quantity of current. So इसको हम क्या बोलेंगे? Because this, it is the reactance because of the capacitance. So XC. Okay, we will call it XC. And we have also got the current is leading, it is a positive pi by 2. So it means that the current is leading the voltage by pi by 2. Okay, so
these are the key outcomes. We have got this, which is capacitive reactance. Okay, very important to remember. And we have got that the current is leading. Okay. Also remember that omega here is in the denominator. Okay, so it means that the capacitive reactance increases when omega is low and it decreases when omega is high. This is the exact opposite behavior of the inductive circuit. Okay, also interesting thing you can try and do is put omega is equal to 0. That will give you what? DC current, a current which is not alternating at all. So if omega is equal to 0, we find Xc is equal to infinity. It means that the DC current cannot flow through a capacitor. Okay. Similarly, in an inductor, if we put omega is equal to 0, we find that DC current will flow without resistance in an inductor, in a pure inductor. Okay. Now let's come to the power dissipated in the capacitive circuit. Okay, I will skip the derivation of this, but it's very similar to what we did for the derivation of the inductor here, right? So what we will find is we will find a sinusoidal function, and the average of that sinusoidal function over a complete cycle is 0, and hence the power dissipated in the capacitive circuit is also 0. I'll skip that part for now, okay, because it's very trivial. There is not much for me to explain there. Okay, now let's look at how it is represented in the phasor world. Okay, how do we show it in phasor? As we said, we first take our V. Here is the V. Now the current leads, means it is anti-clockwise 90 degree. Okay, everybody knows that 90 degree and pi by 2 are same, right? Everybody knows this, right? So we make a 90 degree and we get I, and the peak value of I is, what is the peak value of I? Somebody can tell me what will be the peak value of I? Who will tell me peak value of I? उर्वशी आप बताएं, पीक वैल्यू ऑफ I क्या होती है इन एन कैपेसिटिव सर्किट? अभी पढ़ी है हमने. उर्वशी, कौन बताएगा? कोई तो बोलो भाई. सर क्या बताएं कि पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर. हाँ, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट बताइए, आई एम इन अ कैपेसिटिव सर्किट. सर 90 डिग्री सर आगे होगी वो तो उसका एंगल है. उसकी पीक वैल्यू क्या होगी? सर पीक वैल्यू मतलब यहाँ पे उसका कोई वीएम से रिलेशन है. यहाँ हम कोई चीज लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे टू गेट द पीक वैल्यू ऑफ आई? अभी हमने देखा ना, रिएक्टेंस लिखते हैं नीचे, तो एक्सी, और एक्सी क्या है? एक्सी इज 1 बाय ओमेगा सी. Omega is the angular frequency and C is the capacitance. देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, ये उतने इजी नहीं है विजुअलाइज करने जितनी आपकी 11th की फिजिक्स थी. इस समय इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी बढ़ जाता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. देखिए जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, उसमें मैथमेटिक्स बहुत बेसिक रहेगा.
ये डेरिवेशन में ही इतना कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है सब। तो कम से कम आप बेसिक चीजें याद रखिए, है ना। बेसिक चीजें हैं, वेव फॉर्म याद रखिए, साइन ओमेगा टी। ओके, इस तरह से हम वोल्टेज को लिखते हैं, ठीक है ना। वीएम क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। उसी तरीके से हमको आई और वी के बीच का रिलेशनशिप याद रखना जरूरी, ठीक है ना। जो हमने रिलेशंस निकाले, जो फाइनल रिलेशन, कम से कम वो अच्छे से याद कर लीजिए। अगर डेरिवेशन तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, 3-4 बार करेंगे, आपको याद हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिजल्ट है ना, वो आपको अच्छे से याद रहे, क्वेश्चन सॉल्व करने में उसी से मदद मिलेगी। और वो कौन कौन से मेन रिलेशनशिप क्या होता है, वो रिलेशनशिप होता है कि जो पीक वैल्यू वोल्टेज की है और जो पीक वैल्यू करंट की है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, हाउ आर दे रिलेटेड। तो इनका जो भी फॉर्मूला, चाहे आर सर्किट हो, चाहे एल सर्किट हो, चाहे सी सर्किट हो, सबके लिए वो याद करिए, ठीक है। और दूसरी क्या चीज याद करनी है आपको, फेज, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में फेज 0 है, एल में -π/2 है, यानी कि करंट पीछे है -π/2, और कैपेसिटिव में वो आगे है π/2, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, और ये पीक वैल्यूज याद रखनी है। पीक वैल्यू भी बड़ी आसान है, आर के केस में Vm/R है, एल के केस में Vm/ωL है, और सी के केस में ωLC है। ओके, उसको ऐसे, सॉरी ωLV, सॉरी गलत बोल, ωCV है, लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो याद ऐसे ही रखिए, Vm/1/ωc। इस फॉर्म में बस आपको ये टेबल याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं है बिल्कुल भी। ये टेबल याद रख लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास 2 ही मिनट है, तो ये मैं एक्सप्लेनेशन अब छोड़ देता हूं आज के लिए, वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। आप ये बुक से भी एक बार पढ़ लीजिए, मैं इस पे टाइम देने की बजाय आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ठीक है। ओके, बताइए कैसे होगा ये न्यूमेरिकल, हु विल टेल मी। कैसे होगा, देखिए हमारे पास L की वैल्यू दी हुई है। ओके, L की क्या वैल्यू है, L की वैल्यू क्या है, 44 मिली, सो 10 raised to the power -6, है ना। ओके, और हमें V की वैल्यू दी है, ये कौन सा V है, ये कौन सा V है, वोल्टेज। हाँ कौन सा V है, लेकिन जब हम नॉर्मली बताते हैं तो हमेशा RMS बताते हैं, तो ये RMS वैल्यू है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, ओमेगा दिया गया। ओमेगा कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए ये जो है ना, ये ओमेगा नहीं है, कम से कम ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो बस, है ना। तो 2π इंटू 50, ओके, 100π, this is the value of this. So IRMS will be equal to, रिलेशन हमें याद होना चाहिए, VRMS by ओमेगा L। ओके, बस अब हमें वैल्यूज डालनी है और कुछ भी नहीं करना है। ओमेगा क्या है, 100π, एंड L is 44 into 10. Okay, this will be the answer in English.